हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको पता है कि हम एमपीटीईटी की मैथ्स की बुक जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो जियोमेट्री हमारा टॉपिक आ गया है। जियोमेट्री में हमने जो है 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद जो है हम 23वां क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पूरी बुक लगा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इसके अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मैथ्स की प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं आपको कि पर्यावरण एमपीटीईटी की पर्यावरण सिलेबस पर जो है मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप पर्यावरण सिलेबस भी देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन जो है पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 23वां क्वेश्चन के लिए मैंने आपको जूम कर दिया, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। पी क्यू आर और टी क्यू आर एक ही आधार पर क्यू आर तथा एक ही आधार क्यू आर पर है। मतलब वो बोल रहा है दो त्रिभुज हैं पी क्यू आर और टी क्यू आर जिनका आधार एक ही है तथा क्यू आर के एक ही ओर बने हुए हैं। मतलब एक ही ओर बने हुए हैं, दोनों तरफ नहीं बने। ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही ओर हैं। यदि पी क्यू बराबर टी आर और पी आर बराबर टी क्यू हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमें इसको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो यदि आप इसका फिगर बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। जो इसने क्वेश्चन बोला है उसके लिए थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने जो है आधार बोला था क्यू आर, तो क्यू आर हमने आधार मान लिया। मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये हमारा क्यू आर आधार है। इसके एक ही ओर जो है दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। तो वो किस प्रकार से बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ी स्केल से बना रहा हूँ तो इसलिए मैं बोला हूँ कि थोड़ा तिरछा हो सकता है। तो लगभग त्रिभुज आपके ऐसे ही होंगे इस प्रकार से। यहाँ पे दो त्रिभुज बोले गए हैं। तो एक हमारा है टी क्यू आर और एक है हमारा पी क्यू आर। तो हमने दोनों त्रिभुज बना लिए। उसने बोला पी क्यू बराबर जो है टी आर है और उसने बोला पी आर बराबर जो है टी क्यू है। तो ये दोनों उसने बनाए हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे आप देखेंगे दोनों जो है समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का बनना है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनना है। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों इसकी लंब जो है इसका पी क्यू आर का लंब बराबर है टी क्यू आर के लंब के, और कर्ण बराबर है। आधार तो सेम ही है, दोनों का सेम ही है, इसलिए आधार सेम ही है और आधार के एक ही ओर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है इस त्रिभुज को देखते हुए, इस फिगर को देखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं ऑप्शन आपको जूम करके बता देता हूँ। इसके चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और मैं पढ़ के बता देता हूँ साथ में ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका त्रिभुज पी क्यू आर, आप कह सकते हैं समरूप एवं इक्वल है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो आप देखेंगे पी क्यू आर त्रिभुज जो है इक्वल है टी क्यू आर के, वो एवं समरूप भी है, समांतर है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो रहा है। इसका सेकंड ऑप्शन देख लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टी आर क्यू। तो ये गलत होगा आपका त्रिभुज टी आर क्यू, क्योंकि आपको सेम टू सेम देखना है। ठीक है, पी क्यू आर आया ना, तो आपको आना चाहिए टी क्यू आर। तो टी क्यू आर आना चाहिए था त्रिभुज। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज बनना था। तो आपका जो इसमें है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें सही है, आपका ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यदि फिगर बना लेंगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। तो यदि आपको आंसर मिल जाता है तो सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कम से कम 2 ऑप्शन जरूर देखें ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ताकि आपको आंसर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं। इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो बताया था मैंने विकर्ण के लिए कि यदि बहुफलक हो और उसके विकर्ण पूछे तो उसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन आया था तो उसके लिए मैंने बता दिया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि जब वो किनारे और फलक दिया जाए, शीर्ष पूछे या शीर्ष या फलक दिया जाए तो किनारे पूछे,
मतलब इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा, दो दो चीजें दी जाएंगी, किनारे, फलक और शीर्षों में से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो आपको उस फॉर्मूले से सीधे सॉल्व करना है। फॉर्मूला जो है आपका वो है शीर्षों की संख्या, ठीक है, शीर्षों की संख्या, मैं जूम थोड़ी आउट कर दूंगा, पहले अभी लिख रहा हूं क्वेश्चन, प्लस फलकों की संख्या, इसके बाद है माइनस किनारे इक्वल टू 2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो अब आपको ये जो है फॉर्मूला दिख रहा होगा। इसमें बोला गया है शीर्षों की संख्या प्लस फलकों की संख्या माइनस किनारे इक्वल टू 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनमें से यदि कोई सा भी एक पूछे, वो दो दिए जाएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बहुफलक में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसने बोला है कि इसमें जो क्वेश्चन में है आपके किनारे 30 दिए गए हैं, तो हम किनारों की जगह पे 30 लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे। इसके बाद क्या दिया गया, फलक 12 दिए गए हैं, 12 फलक प्लस शीर्षों की संख्या हमको ज्ञात करना है, मतलब शीर्ष हमें क्या है ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम देखेंगे कि शीर्ष यहाँ प्लस के 12 है, माइनस के 30 हैं, तो आप चाहें तो पहले इसको पक्षांतर कर लीजिए या यहीं पे प्लस माइनस कर लीजिए। तो जब आप इसमें 30 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे 18। तो आपके यहाँ पे बचेंगे माइनस के 18, सॉरी माइनस के कितने बचेंगे 18 इक्वल टू 2। और शीर्ष जब माइनस के 18 इस साइड जाएंगे तो आपके प्लस में हो जाएंगे, 2 प्लस 18 मतलब टोटल आ जाएंगे 20। तो शीर्षों की संख्या जो है हमारी निकलेगी 20। तो हम देख लेते हैं इसमें 20 हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारा इसका 24 का ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 20 है। तो 20 जो है हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 25। तो 25 में क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें 20 हमारा ऑप्शन निकल आया है। इसके बाद 25 क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सममिति रेखाएं किसे कहते हैं और सममिति आकृति किसे कहते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए और उसकी सममिति रेखाएं देख लीजिए। चलिए मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं। समांतर चतुर्भुज आप लोग जानते हैं कि कैसा बनता है। तो मैं ये जो है हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसको नाम दे लीजिएगा आप इसके ABCD। अब इसने बोला है कि इसकी सममिति रेखाएं कितनी है। तो सममिति रेखाएं के बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ। सममिति आकृति सममिति रेखाएं मैं समझा चुका हूँ और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और किसे बोलते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि इसकी सममिति रेखाएं कितनी है, तो आप इसे देख लीजिए। इसकी सममिति रेखा जो है 2 होती हैं, तो 2 में निकाल के बता देता हूं। एक तो ए है आपकी सममिति रेखा जो इसे समान काटेगी 2 भागों में, और एक आपकी सममिति रेखा यहां से निकलती है। तो समांतर चतुर्भुज की सममिति रेखा जो है 2 होती हैं। तो इसमें देखिएगा आपके ऑप्शन में 2 कहां पर आपको दिखेगा। तो 25 में क्वेश्चन का डी ऑप्शन में आपको 2 दिख रहा है, तो आपका जो है इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 26। तो 26 क्वेश्चन जो है आपका वो है ABCD एक समचतुर्भुज है। उसने बोला ABCD एक समचतुर्भुज है, यदि कोण ACB बराबर है 30 डिग्री के बराबर है, तो कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको कोण ADB का मान ज्ञात करना है। उसने एक कोण हमको दे दिया है और दूसरा कोण हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी जो है एक फिगर बनेगा हमारा। यदि आप फिगर सही बना लेते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 25 का आंसर। इसके बाद 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है कि त्रिभुज एक चतुर्भुज है समचतुर्भुज, जिसका जो है ABCD। तो समचतुर्भुज आप बना सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि समचतुर्भुज कैसे बनता है।
तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक समचतुर्भुज। तो पहले मैं बना लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो तुरंत मैं यही बना रहा हूँ आपके सामने। समचतुर्भुज में उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, इतना आपको याद रखना है। वर्ग की तरह होता है, बस थोड़ा तिरछा हम बना देते हैं। तो यदि आपको चारों भुजाएं समान नहीं लग रही हैं तब भी आप समझिएगा कि चारों भुजाएं समान है इसकी ए बी सी डी। उसने बोला था कि एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। और उसने आगे बोला था कि इसमें ये कोण जो है उसने बोला था कि ए सी बी 30 डिग्री है। ए सी और बी इसमें देखेंगे 30 डिग्री, ए सी और बी। तो मतलब यहाँ पर जो है आपका 30 डिग्री बोला था उसने, सी को 30 डिग्री बोला था। तो ए सी बी हम 30 डिग्री का बना लेते हैं। यदि हम यहाँ से एक विकर्ण निकाल देंगे तो यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बन जाएगा ए सी बी। और यहाँ पर जो उसने पहले से ही क्वेश्चन में बोला है वो 30 डिग्री, और उसने पूछा है आपसे ए डी बी। तो उसने जो आपसे पूछा है वो पूछा है, एक मिनट, ए डी बी। हाँ, तो यहाँ का मान पूछा है ए डी बी का। उसने जो है इस कोण का मान आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या है, ए डी और बी में उसने जो है डी पर जो है कितने डिग्री का कोण बनना है उसको आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका केंद्र ओम हम मान लेते हैं। और हम हमेशा जानते हैं कि समचतुर्भुज में यदि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, आप इतना तो जानते हैं कि यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, एक चीज देखना आप यहाँ पर कि आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, एक इतना ये और एक आपका ये। और आप वैसे तो आप यहाँ पर इससे देखिए कि बी ओ सी आपका एक त्रिभुज बनना है, बी ओ सी। और आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज आपको बना हुआ दिख रहा होगा। यदि आप चतुर्भुज बनाएंगे तो उसमें क्लियर है कि बीच में जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का आपको कोण बनता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, यहाँ पर 30 डिग्री बन गया। और बाकी हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा, तो तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180। तो अंतः कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यदि 30 और 90 120 तो यहाँ पर बनेगा हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने इसको तो बता दिया। तो सेम टू सेम अब आप जानते हैं कि यदि यहाँ पर 60 डिग्री बना है तो यहाँ पर इसका सम्मुख, या आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, वो भी 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का। यदि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है, डी पर 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपका। तो सी ऑप्शन में हम देखते हैं कि 60 डिग्री हमारा सी ऑप्शन पे है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 27 टू 27 क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है हमारा जो है वो है, चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर है। अर्थात चतुर्भुज जो बना हुआ है वो वृत्त की परिधि पर बना हुआ है। इसका मतलब है कि यह एक वृत्त के अंदर है, क्योंकि वृत्त के बाहर ऐसा कोई चतुर्भुज नहीं बना सकते आप कि जो उसकी परिधि पे बन जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चतुर्भुज जो है बन तो सकता है लेकिन फिर भी जो है उसकी अंदर से जरूर गुजरेगा वो वृत्त के। तो ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से गुजार करके आप कोई चतुर्भुज बना दें किसी वृत्त के। तो यहाँ पर जो है उसने बोला है कि चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष, चारों शीर्ष जो है एक वृत्त की परिधि पर है। यदि एबी वृत्त का व्यास हो तो, यदि उसका व्यास एबी है तो त्रिभुज एडीसी 130 डिग्री हो तो त्रिभुज कोण एडीसी 130 डिग्री हो तो कोण बीएसी का मान बताइए। तो हमें यहाँ पे कोण बीएसी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है हमको।
तो वो सॉरी वृत्त बनाना है, तो वृत्त तो मैं आपको बाद में बना देता हूँ। पहले हम यहाँ पे चतुर्भुज बना लेंगे और थोड़ा आप ये जूम भी कर लीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक वृत्त के अंदर है और वो परिधि है, क्योंकि वहां पर जो है नियम बदल जाते हैं वृत्त के अंदर। तो एक उस वृत्त की जो है हमारी, उसने बोला था व्यास जो है आपका ए बी है और उसका केंद्र मान लेंगे O और ए बी जो है हमारा व्यास हो गया। और एक त्रिभुज मैं आपको बना देता हूँ, पहले थोड़ा सही नहीं बनेगा लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा गोल बन जाए। तो ये आपका एक वृत्त है और वृत्त में जो है उसका व्यास ए बी है और उसका केंद्र हमने O मान लिया है। इसमें एक चतुर्भुज है ABCD, तो ABCD हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, लेकिन उसने बोला उसकी चारों भुजाएं जो है वृत्त के परिधि पर स्थित हैं। और तो यहाँ पर हम इसके वृत्त की परिधि पर एक जो है चतुर्भुज बनाएंगे। वृत्त की परिधि पर आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि जो उसने बोला है कि त्रिभुज कोण ADC का मान 130 डिग्री होना चाहिए। तो कोण AD और C का मान 130 डिग्री आपका होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है लगभग 130 डिग्री का कोण बनना चाहिए आपका यहाँ पर, क्योंकि AB और C कहीं यहाँ पर आएगा, उसके बाद D आएगा, तो मतलब A, D और C का मान लगभग आपका कितना होना चाहिए 130 डिग्री। तो 130 डिग्री हमें यहाँ पर बनाना है। तो आप जब स्केल वो लगाएंगे चांदे में 130 डिग्री का कोण बना लेना है आपको। एक पहले बिंदु यहाँ पर मान लेना है, कोई सा भी मान सकते हैं क्योंकि परिधि पर उसने बोला है और इसकी जो है दूरी उसने बताई नहीं है कि कितने सेंटीमीटर है, तो आप कहीं भी मान सकते हैं। इसके साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपका 130 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको प्रतीत नहीं हो रहा होगा कि 130 डिग्री का है, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि इसमें बोला गया है। लेकिन आप जब चांदी की सहायता से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा कि 130 डिग्री ही आएगा। इसके बाद जो है हम इसे त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि उसने कोण है, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज हम निकाल लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे उसने एक पूछा है मान कि कोण BAC, मतलब A का मान बताना है हमें, BAC इस कोण का मान बताना है BAC। तो इसलिए हमने जो है यहाँ इसकी एक रेखा खींची है, क्योंकि इसका मान हमें बताना है BA और C का मान। तो यहाँ पर जो कितना डिग्री का बनेगा ये हमको ज्ञात करना है। उसने ये बोला है कि BAC का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि इतना हमने बता दिया आपको। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का कोण बनता हुआ प्रतीत होगा, समकोण त्रिभुज। क्लियर है कि आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर जो है आपको 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जब आप चांदा की सहायता से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें मान निकालना है A का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कोण सीधा लिख देता हूं मैं, ADC इक्वल टू दिया गया है 130 डिग्री। तो हम जानेंगे कि यदि हम त्रिभुज ABC का मान निकालेंगे, AB और C, मतलब त्रिभुज ABC का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, त्रिभुज कोण ABC का मान निकाल लेते हैं, कोण निकाल रहे हैं क्योंकि ये कोण है। ABC का हम निकालेंगे तो 180 माइनस हमारा आएगा 130 डिग्री। 180 माइनस 130 डिग्री क्यों आया ये? एक तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, और साथ में एक चीज और आपने सुनी, आपने चतुर्भुज के बारे में यदि पढ़ा होगा, पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। मतलब एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, एक चतुर्भुज जो बना हुआ है इसके यहाँ का और यहाँ के दोनों कोणों का योग जो है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब सम्मुख कोणों का योग 180, इन दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 होता है और टोटल जो होता है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग टोटल 360 होता है। तो उसी से हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर तो कोण हमारा दिख रहा होगा कि कोण ADC जो है 130 है, तो हमें कोण B ज्ञात कर सकते हैं। हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कोण B क्या होगा हमारा,
क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम देख लेंगे कि यदि 130 यहाँ का है तो यहाँ का कितना होगा, 180 माइनस 30 कर देंगे तो हम जानते हैं 50 डिग्री होता है। कितना होता है, 50 डिग्री। यदि हमें कोण बी का मान पता चल गया 50 है और कोण सी पे हमें पता है कि 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो यहाँ ए का मान कितना होगा आपका, तो आप बता सकते हैं 90 50 140 होते हैं और 180 माइनस 140 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 40। मतलब यहाँ पर जो बनेगा आपका 40 डिग्री बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं हमारा 40 जो है इसका ऑप्शन कहाँ कौन से कुछ उसमें है, तो 40 जो है आपका 50 वाले बी वाले क्वेश्चन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है जो है 40 सॉरी 40, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमने कैसे ज्ञात किया। चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतर कोणों का योग जो है 360 होता है। तो उसी से हमने जो है इसको सॉल्व किया है। इसके बाद तो इसमें हमारा जो निकल आया 40 निकल आया। इसके बाद जो है इसमें देखेंगे हम कि 28वां क्वेश्चन जो उसने बोला है, किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। जो कोण है ना उनकी बात कर रहा है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग ज्ञात करना है। तो हमें सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण के पूरक कोण का योग ज्ञात करना है। संपूरक और पूरक तो आप जानते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा चतुर्भुज का और सबसे छोटा कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। तो यहाँ पर अनुपात में जो है उसने कोण बता दिए कि अनुपात में चारों कोणों को दे दिया है। तो आप यदि एक अनुपात बराबर कोण ज्ञात कर लेंगे तो आपको चारों अनुपातों का चारों जितने भी अनुपात आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर उनको आप पता कर सकते हैं कि उनके कोण क्या क्या है। मान लेते हैं एक चतुर्भुज है हमारा, ये हमारा चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसने बोला है मान लेते हैं ए पर 2 अनुपात है, इस पे 3 अनुपात है, इस पे 5 अनुपात का कोण बनना है, इस पे 8 अनुपात का कोण है डी पर। तो ये अभी अनुपात में हमको यहाँ पर जो है डिग्री में चाहिए, किस में चाहिए, डिग्री में। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का टोटल योग जो होता है वो होता है हमारा 360 और टोटल अनुपात कितने हैं यहाँ पर हम गिन लेंगे, दोनों को योग कर लेंगे, चारों अनुपातों का टोटल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि एक अनुपात बराबर यदि हमें ज्ञात हो जाए तो एक अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, चारों अनुपातों को जोड़ लेंगे और फिर 360 में भाग दे देंगे तो एक अनुपात बराबर ये डिग्री हमें पता चल जाएगी। 3 2 5 और 5 10 और 8 18 होते हैं। तो हम 18 का भाग जब इसमें देंगे 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36 मतलब 20 डिग्री होता है। मतलब 1 अनुपात बराबर कितना होगा, अनुपात बराबर होता है 20 डिग्री। 1 अनुपात बराबर कितना होता है, 20 डिग्री। तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा, 20 दूनी 40 और 20 60 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5 दूनी 10 तो मतलब 100 डिग्री यहाँ पर बनता है और 8 दूनी 16 160 डिग्री यहाँ पे बनता है आपका कोण। तो उसने अनुपात के हिसाब से दिया गया है, तो अनुपात के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका वो नियम नहीं लगेगा कि आमने सामने की जो है सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर वह नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि वह नियम जो होता है लागू एक चतुर्भुज में होता है, लेकिन यहाँ पे उसने अलग ही चतुर्भुज बनवाया है खुद ही अपने हिसाब से, क्योंकि उसने पहले ही दे दिया है प्रत्येक चतुर्भुज का मान, तो कोण का मान तो यहाँ पर जो है उसने दे दिया है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक के पे कौन कौन सा, ए पे 40 बनना है, बी पे 60 बनना है, सी पे 100 बनना है और डी पे 160। तो यहाँ पे एक चीज तो हमको पता चल गई है कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो सबसे छोटा कोण हमारा 40 डिग्री है, सबसे बड़ा कोण 160 डिग्री है, दोनों हमें पता चल गए हैं। अब हमें इसके बाद उसने बोला है कि इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग। तो आप जानते हैं संपूरक और पूरक किसे बोलते हैं। पूरक में हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, संपूरक में जो है आपका 180 डिग्री आता है। टोटल योग संपूरक के कोणों का योग जो है टोटल योग 180 डिग्री होता है और पूरक के जो है टोटल योग जो है पूरक कोणों का वो होता है 90 डिग्री। तो उसने बोला है सबसे बड़े कोण के संपूरक का, तो संपूरक क्या निकलेगा, सबसे बड़ा कोण जो है हमारा वो है 60 डिग्री 160 डिग्री
और उसने उसने बोला है इसका समपूरक कितना होगा। तो हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग जो है टोटल 180 डिग्री होता है। तो बाकी का जो है इसका कोण क्या होगा, समपूरक निकलेगा। 180 में से 160 जाएंगे तो 20 निकलेगा, 20 डिग्री। सीधे सीधे मैं करवा रहा हूँ क्योंकि यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थ्योरिकल यदि आपने समझी है देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने 20 डिग्री निकाल दिया। और इसके क्वेश्चन भी मैंने एक दो कराए हुए हैं पूरक समपूरक के एंड पूरक के। तो पूरक का टोटल पूरक के दोनों कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। तो उसने बोला है सबसे छोटे कोण का पूरक। तो सबसे छोटा कोण जो है हमारा वो है हमारा 40। तो इसका पूरक कितना निकलेगा, 90 माइनस 40 करेंगे तो 50। और इनका योग करना 0 और 5 से 7, तो 70 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, आपको दिख रहा होगा। तो 40 जो है हमारा यहाँ पे सबसे छोटा कोण है, इसका जो है पूरक कोण जो निकलेगा हमारा 50 डिग्री। और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का योग पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारा कितना आता है 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन जो है आ गया है। तो हमारा सही आंसर जो है ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैसे मैं ये कराना नहीं चाहिए था, आप बन जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 30 क्वेश्चन। तो ये जो है आपका सिंपल है, ये आपको करना है क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ। यदि एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममिति रेखाओं की संख्या बराबर है। तो किसके बराबर है आपको ये बताना है कि सॉरी, अभी मैंने जो है 28 में क्वेश्चन किया है, 29 में हमको क्वेश्चन करना है। तो मैं एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बाद में बताता हूँ कि क्या है और क्या नहीं होगा। सीधा ऑप्शन है, आपको पता चल जाएगा। पहले हम 29वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो उसने बोला है कि एक बहुभुज है जिसका उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं ये मैं बता चुका हूँ। तो उत्तल बहुभुज है आपका, तो उसके प्रत्येक अंतःकोण जो उसका अंतःकोण है, उसका प्रत्येक अंतःकोण जो है 156 डिग्री है। अब बोला उसने कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको वो याद रखना है। उस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे आप आराम से। तो मैं यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपको, फिर इससे हम जो है सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला जो है हमारा वो आएगा n-2 स्मॉल कोष्टक में मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू अंतःकोणों का योग। आपको याद रखना है अंतःकोणों का योग। तो आपको इस फॉर्मूले से जो है आपको इसको याद रखना है। यह फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। आपको दिख रहा होगा पूरा फॉर्मूला, अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और यदि आपको यह फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप इससे जो है सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब उसने जो बोला है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेते हैं। उसने बोला है कि किसी समतल दर्पण के प्रत्येक अंतःकोणों की माप जो है 156 डिग्री है। तो उसने यहाँ पर जो है प्रत्येक अंतःकोण मतलब थीटा का मान हमें बताया है कि कितना है 56 डिग्री बताया हुआ है। और यहाँ पर अंतःकोणों की योग टोटल कितना होगा, तो एक तो होगा अंतःकोणों की संख्या कि कितने अंतःशीर्षों की संख्या मल्टीप्लाई हो गए हमारे कोण, तब तो हमारा पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ अंतःकोणों के लिए मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ, जैसे एक बहुभुज है, कोई सा भी बहुभुज है, ठीक है, तो उसके जो अंतःकोण बन रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक मान लेते हैं यहाँ पर एक अंतःकोण 20 डिग्री का है, तो टोटल अंतःकोणों का योग कितना हुआ 1 2 3 4 5 शीर्ष है इसके, तो 5 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 100 डिग्री है टोटल अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पर यही तो पूछा अंतःकोणों का योग मतलब जो अंतःकोण है इनका टोटल योग कितना है पर, तो यही पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि शीर्षों की संख्या मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं डिग्री, मतलब जो थीटा या कोण दिया गया है 1 डिग्री दी गई है, क्योंकि प्रत्येक के लिए क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक का माप 156 है, मतलब सबका माप उसने 156 बताया है। अब वो कौन सा बहुभुज है ये हमें पता नहीं है कि कितनी उसके शीर्ष हैं उस बहुभुज में, इसलिए हम शीर्षों को क्या मान लेंगे n मान लेते हैं चलिए, और थीटा मान लेते हैं हम डिग्री को। तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
एन मल्टीप्लाई थीटा। तो एन मल्टीप्लाई थीटा हम इसे लिख सकते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एन मल्टीप्लाई थीटा हमने क्यों लिखा है, अंतःकोणों का योग के स्थान पर एन मल्टीप्लाई थीटा कैसे लिख दिया है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं अंतःकोणों का योग, या फिर आप लिख सकते हैं वहां पर एन मल्टीप्लाई थीटा, तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एन जो है वो है क्या है, शीर्ष है, टोटल शीर्षों के लिए एन लिखा है 1 2 3 4 5। तो हमें इसमें पता था कि 5 शीर्ष है, तो 5 मल्टीप्लाई 20 करके हमने टोटल अंतःकोणों का योग ज्ञात कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें पता ही नहीं है अभी कि उसने बोला किसी सम उत्तल बहुभुज, तो उसने एक सम उत्तल बहुभुज बोला है, लेकिन उसमें शीर्षों की संख्या नहीं बताई है। उसने बोला कि प्रत्येक का कोण के लिए दे दिया है कि 156 है। तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना आंसर आने वाला है आपका। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू n मल्टीप्लाई थीटा, यही हमने फॉर्मूला बना लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर n में इसका करेंगे तो 180 n आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -20 मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू n जो है हमारा हमें पता नहीं है कि कितने है, इस n मल्टीप्लाई जो है थीटा का मान हमें दिया गया है कि हमारा जो है 156 डिग्री है क्वेश्चन में, तो 156 डिग्री, ठीक है, 156 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 180 n माइनस 360 इक्वल टू 156 n आ जाएगा आपका। 156 n यहाँ पर भी डिग्री है, ये सॉरी मैं आपको बताना यहाँ पर डिग्री लगाना भूल गया, तो यहाँ पर भी डिग्री है। अब आपका सेम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर डिग्री है, 180 डिग्री यहाँ पर था मल्टीप्लाई में, तो डिग्री है। अब n को हम एक साइड कर लेंगे, पक्षांतर के जरिए इसको सॉल्व कर लेंगे, n को एक साइड कर लेंगे और विदाउट n की संख्या को एक साइड कर लेंगे। तो हम देखेंगे 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री हो जाएगा बराबर 360, इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ पर n है, सॉरी n है। तो यहाँ पर देखेंगे 180 में से 156 जाएंगे तो कितने बचेंगे n, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 156 और 4 हो जाएंगे 60 और 87 मतलब 24 n हो जाएंगे, 24 डिग्री n इक्वल टू 360। अब हमें n का मान तो ज्ञात करना ही है, तो शीर्षों की संख्या यदि हमें ज्ञात हो जाएगी, n का मान ज्ञात हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि कितने भुजाओं का जो है बहुभुज है। तो उसने वही तो पूछा है शायद इस क्वेश्चन में सीधी है कि भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या के लिए हमें उसकी भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी शीर्ष, तो इससे जो है हमें सीधी भुजाएं ज्ञात होने वाली हैं। तो n हमने रखा है यहाँ पर, और क्वेश्चन 360 में भाग दे दिया हमने 24 डिग्री का। अब इसको में हम भाग दे लेंगे, तो 12 दूनी 24, 32 36 और 2 एकम 2, 15 दूनी 30। तो हम देखते हैं n बराबर 15 आ गए हमारे, n बराबर कितनी आ गई 15 भुजाएं। तो आपके जो है आंसर आ गया है n बराबर 15 भुजाएं। तो आप देख लीजिए कि n बराबर 15 कहाँ पर इसमें जो 15 दिया गया है ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में जो है आपका 15 दिया गया है, तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा, ए होगा 15, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया गया है, n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू अंतःकोणों का योग, और अंतःकोणों का योग के स्थान पे मैंने n मल्टीप्लाई थीटा कैसे लिख दिया है वो मैंने आपको यहाँ पर इसके जरिए समझाने की कोशिश की है, ऐसे बहुभुज के जरिए कि यदि हमें एक का पता है कि 20 दिया गया है और उसने बोला प्रत्येक अंतःकोण बराबर है, तो टोटल अंतःकोण कितना होगा, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 100 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमें फिगर बना हुआ दिख रहा है कि इसमें कितने जो है शीर्ष हैं, और तो हमने इसमें बता दिया है कि इसमें इतना अंतःकोण होगा। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि कितने शीर्ष हैं, कितनी भुजाएं हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि टोटल अंतःकोण कितना होगा। तो वहां पर हमने n मान लिया है, तो इस प्रकार से जो है n मल्टीप्लाई थीटा हमारा आ गया था। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मूला है सीधा, तो उसमें जो है आपका सीधा है 30 क्वेश्चन जो है आपका 30 क्वेश्चन, वो है यदि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या n हो तो इसकी सममिति रेखाओं की संख्या किसके बराबर होगी, तो वो भी n के बराबर होगी। इसको जो है सममिति रेखाओं की संख्या को आप इसे सिंपल से, यदि आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है
आप इसको हमें बता सकता हूँ कि कैसे होगी। पहली बात तो उसने बोला है समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, ठीक है। तो हमें समान बहुभुज वाली संख्या वाले लिखना है, तो एक हम बहुभुज बनाते हैं और फिर उससे ज्ञात करते हैं कि कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि इसकी जो है समान भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुभुज है जिसकी भुजाएं हैं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसमें सममिति रेखाओं को हमको ज्ञात करना है कि सममिति रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है। तो हम देख लेते हैं कि एक सममिति रेखा, दूसरी सममिति रेखा, तीसरी सममिति रेखा, ठीक है। तो इसमें कितनी होगी आपकी 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3, तो ये सममिति रेखाएं हो ही गई आपकी, 3 सममिति रेखाएं है ना। इसके बाद आप इसे इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं इसके बिल्कुल मध्य बिंदु से, तो आपको पता चलेगा एक ये हो गई, 2 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी 3 ये रेखा होगी, जैसे 1 2 3 और बाकी ये इसको 4 5 6। तो आप देखेंगे टोटल कितनी आ गई, 6 है। तो आप इसमें आपको पता चला होगा कि जिसकी जितनी भुजाएं हैं इसकी किसी भी बहुभुज की उतनी ही जो है सममिति रेखाएं होती हैं। तो इसमें जो है आपका आंसर जो सीधा निकलेगा वो निकलेगा डी। आप चाहे तो कोई सा भी, चाहे 6 भुजाओं वाला 5 भुजाओं वाला भी बनाएंगे तब भी आपकी सममिति रेखाओं की संख्या जो है 5 ही निकलेगी, और 5 भुजाओं वाले में 6 भुजाओं वाले में 6 निकलेगी, 8 भुजाओं वाले में 8 निकलेगी, 9 भुजाओं वाले में 9 निकलेंगी। तो यह आपको याद रखना है। तो आप इस प्रकार से आप किसी भी जो है बहुभुज की सममिति रेखा यदि आपसे पूछे तो आप सीधे बता सकते हैं कि कितनी इसकी सममिति रेखाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, लेकिन याद रखना है आपको हमेशा कि जिसकी भुजाएं समान हो तभी जो है उसके बराबर होती हैं। क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी भी तरीके से, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था सॉल्व, जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के लिए मैंने सॉल्व किया था। तो उसमें कितनी सममिति रेखाएं, तो उसमें हमारी 2 सममिति रेखाएं थी। अब आप बोलेंगे कि समांतर एक चतुर्भुज में तो जो है हमारी 4 भुजाएं होती हैं, ये भी एक बहुभुज है कि नहीं। हाँ, तो इसमें क्यों नहीं हमारी 4 जो है सममिति रेखाएं निकली, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये सम चतुर्भुज नहीं था, सम चतुर्भुज होता तो इसमें 4 निकलती, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज था, तो जिसकी भुजाएं समान हो उसमें निकलता है, तो उसमें जो है उसके भुजाओं के बराबर ही जो है आपकी सममिति रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं 31। तो 31 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम है, आप सॉल्व कर लेंगे, मैं नहीं करने वाला हूं, आपको सॉल्व करना है। इसमें जो मैंने अभी 29 में क्वेश्चन कराया सेम उसी प्रकार का है, वही फॉर्मूला यूज होना है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। तो 32 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। तो 32 क्वेश्चन जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। चित्र में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जो इसने त्रिज्या बोली है वो 5 सेंटीमीटर बोली है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या वही होती है जो केंद्र से परिधि तक हो, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब यह 5 है तो ये भी कितना होगा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको इसी के जरिए जो है समझा दूं आपको आराम से। तो इसमें बोला था वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यदि ओ ए 5 सेंटीमीटर है तो सी ओ या ओ सी भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद देखेंगे 2 जीवाएं दी गई हैं, 2 जीवाएं दी गई हैं ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी, तो हम जानते हैं ए बी और सी डी जब समांतर हो या उसने बोले बराबर हो, इक्वल हो, समरूप हो, तो हम जानते हैं कब होती हैं, जब वो बराबर दूरी पर स्थित हो। मतलब ये बराबर दूरी पर स्थित है, मतलब इन दोनों की जो है लंबाई सेम है, ठीक है। यदि ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ए बी और ए सी डी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता, लेकिन इसके मध्य बिंदु से जो है लंब डले हुए हैं। आप देखेंगे कि ए बी जीवा पर लंब डला हुआ है, ओपी या पीओ कह सकते हैं आप, और सी डी रेखा पर जो लंब डला हुआ है वो है आपका क्यूओ,
तो यह लंब जो है किसी भी जीवा को जो केंद्र से डाला जाता है उसको समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो हम जानते हैं यदि ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। अभी हमें पता नहीं है कितने हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के जरिए यदि ये 8 सेंटीमीटर की टोटल जीवा है तो यहाँ पर जो है सी क्यू कितनी होगी, 4 होगी, और इसी प्रकार से एपी भी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इतना हमें पता है। इसके बाद उसने बोला है कि ए बी यदि 6 सेंटीमीटर है, उसने बोल दिया ए बी कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब हमें इसने दिया है क्वेश्चन में ए बी का मान, ए बी 6 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी कितनी होगी, हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। टोटल तो है 6, लेकिन यदि हम आधी देखें तो आधी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, फिगर थोड़ा छोटा है इसलिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। इसके बाद उसने बोला सी डी 8 सेंटीमीटर है, सी और डी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये अलग अलग दूरी पे स्थित है, दोनों की अलग अलग बताई। तो सी डी जो है उसने बोला है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी सी डी समांतर है, तो समांतर तो आप जानते हैं एक दूसरे के समांतर गुजरना वो बोला है, लेकिन दूरी पे जो है उसने अलग अलग दूरी पे स्थित किया गया है। इसलिए जो है यदि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों की जो है ओ से दूरी अलग अलग है, मतलब यहाँ पर जो है अलग अलग मान आएगा, ओ से दूरी अलग अलग है। तो मैं माफी चाहता हूँ, यदि उसने ए बी के लिए 6 तो सी डी के लिए 8 है, तो यहाँ पर हमारा 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4। इससे हमें ये पता चल गया कि जीवा जो है समान दूरी पर स्थित नहीं है, अलग अलग दूरी पर स्थित है, मतलब यहाँ पर भी अलग अलग दूरी होगी दोनों की। अब आगे दिया गया है तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है, हमें पी और क्यू की टोटल लंबाई को ज्ञात करना है। तो इसको आप क्लियर बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ओ सी क्यू एक सम चतुर्भुज बनना है, आप सॉरी सम त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है कि ओ सी क्यू एक समकोण त्रिभुज है और ओ ए पी भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री बनना है, यहाँ पर उसने देखेंगे ये लंब है, ये भी लंब है। ठीक है, ये आपका कर्ण आएगा, ये कर्ण आएगा, ये आधार है, ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसमें दो भुजाएं दी गई हो, एक भुजा हमें को ज्ञात करनी हो किसी त्रिभुज में और समकोण त्रिभुज में, तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें यहाँ पर भी लंब ज्ञात करना है, यहाँ पर भी लंब ज्ञात करना है, तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको लंब ज्ञात करना है, इसका मतलब हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा होगा 25, आधार का होगा 4 को 16, 25 में से 16 जाएंगे तो 9, और 9 का वर्ग जो 3 का वर्ग होता है 9। तो यहाँ पर तो हमारा निकलेगा 3 सेंटीमीटर जो दूरी। इसके बाद यहाँ पर हम दूरी निकाल लेते हैं, फिर टोटल दूरी जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पी क्यू की दूरी कितनी है, पी क्यू की दूरी हमें कितनी है। तो यहाँ पर जो निकलेगी वो होगी हमारी कर्ण का स्क्वायर होगा हमारा जो होगा वो होगा 25 और आधार का होगा 3 3 का 9, 9 में 25 16, 16 का जो हमारा निकलेगा 4। हम टोटल को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर जो है पी क्यू की दूरी होगी। पी क्यू की दूरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। देखो सीधे चित्त से ही सॉल्व हो गया वो। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसमें, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33वां क्वेश्चन जो हमारा, किसी वृत्त की दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा है। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त दिया गया है, उसके दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। तो यदि आपने जो देखा होगा, मैंने जब वृत्त के बारे में बताया था तब आपको बताया था कि छेदक रेखा होती है जो परिच्छेद करती है किसी वृत्त को। तो किसी वृत्त को यदि परिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, परिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक वृत्त दिया गया हो, उसके दोनों को काट दे, यदि उसकी जो है परिधि को परिधि को बाहर छेद कर, या आप कह सकते परिच्छेद करके आगे निकले तो उसको बोलते परिच्छेदी रेखा। तो परिच्छेदक रेखा जो है हमारी छेदक रेखा कहलाती है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 34 ऑप्शन में हम देखेंगे, थोड़ी क्वेश्चन में देखेंगे कि दिए हुए चित्र में कोण अल्फा का मान जो है आपको दिया गया, ज्ञात करना है। कोण अल्फा का मान दिया गया, एक फिगर है और इसमें कोण अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर ओ का वृत्त में ओ का मान दिया गया है। तो आपको पता है वृत्त के अंदर किसी भी त्रिभुज यदि है तो इसमें एक मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी आपको कि
एक त्रिभुज यदि बना हो तो मैंने बताया था कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा दुगना होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में यदि वृत्त के अंदर त्रिभुज है तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा दुगना होता है। ये जो है मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसको आप सीधे फिगर को देख के सीधा में जो सॉल्व कर सकते हैं कि 30 होगा। तो यदि कोण जो है 60 है केंद्र पर, तो परिधि पर कितना होगा 30 होगा। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन होगा 30, क्योंकि आधा होता है तो 30 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 का क्वेश्चन है आपका। तो 35 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर है 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें दिए गए चित्र में यदि वो वृत्त का केंद्र हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो दिए गया जो है आपका फिगर दिया गया है और इसमें बोला गया है कि यदि वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, इसका केंद्र है, तो x और y के बीच का संबंध ज्ञात करना है, x और y के बीच का। तो त्रिभुज के लिए तो आपको मैंने बताया था कि त्रिभुज के लिए मैंने बताया था कि जो उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो दुगना होता है परिधि पे बनने वाले कोण की। लेकिन यहाँ पर एक चतुर्भुज है, तो इसके लिए जो है प्रमेय अलग है। इसके लिए प्रमेय ये है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। ये जो कोण है ये दुगना होगा इन तीनों कोणों की। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इन तीनों कोण इन तीनों कोण के आप कह सकते बराबर होगा। ठीक है, तो यदि इन तीनों कोण के बराबर होगा, यह जो है हमेशा दोगुना होता है इसके, और आप कह सकते हैं इन तीनों कोण के योग के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यदि उसने अभी हमने जो आपको बोला है उसको याद रखिएगा कि मैंने बोला है x जो है इन तीनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब यदि चतुर्भुज इसमें ए बी और सी मान लेते हैं तो कोण O प्लस, ठीक है ना, बराबर होगा जो है, तो कोण O बराबर होगा कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B के। ठीक है, तो इन तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इससे हमें इस फॉर्मूले को बनाना है, सीधे सीधे फॉर्मूला बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बोल रहा है कि y और x के बीच में संबंध, तो x जो है किसके बराबर है। और एक बात और याद रखना है आपको, जो y है तो इसका आधा यहाँ पर बनेगा, इसका आधा यहाँ पर बनेगा। मतलब y/2 यहाँ पर होगा और y/2 कोण यहाँ पर बनता है किसी वृत्त के अंदर चतुर्भुज की प्रमेय के है। तो y/2 यहाँ पर बनेगा, y/2 यहाँ पर बनेगा, y यहाँ पर बनेगा और x ये बनेगा। अब हम देखते हैं यदि y यहाँ पर है तो y/2 और y/2 आधा आधा यदि हम ये ऐड करेंगे तो ये भी y के बराबर होगा। और यदि हम तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल कितना होता है 360 होता है। ठीक है, क्योंकि यदि y और y 2y हो रहा है और x तो वैसे ही दुगना है, y के बराबर, y से दुगना है। मैंने बोला था इन तीनों के योग के बराबर होता है। तो यदि 2y ये है तो 2x के बराबर ये होगा, मतलब 2y के बराबर x होगा। यदि यह दोनों जो है जितने हैं उसी के बराबर है तो टोटल आता है हमारा 360। ठीक है, तो इसमें मैं सीधे सिंपल भाषा में बताऊं कि ये जो है फॉर्मूला आपका बन रहा है, क्यों बन रहा है आपका, ये चतुर्भुज की प्रमेय है, सीधी प्रमेय है, मैंने प्रमेय समझाई है, उससे जो है आपका आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने समझा दिया, यदि कहीं पर भी ऐसा चतुर्भुज बनता है और आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये जो मैंने बताया है कि यहाँ पर जो बाई कोण है उसका आधा यहाँ पर बनेगा, आधा यहाँ पर बनेगा हमेशा, और ये जो है हमेशा इन तीनों के योग के बराबर का होता है। ठीक है, तो इसका दुगना होता है। तो आप देखेंगे दुगना तो वैसे ही हो जाता है क्योंकि बाई है और एक दो ये जोड़ के 2 बाई बराबर हो जाएंगी और दोनों बाई के बराबर होता है x, तो 2y के बराबर x होता है हमारा। तो हमारा आता है x प्लस 2y इक्वल टू, हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो टोटल योग होता है वो 360 होता है। तो आपको देखेंगे कि ये हमारा जो है आता है। ठीक है, यदि हम x और तीनों कोणों को जोड़ दें तो टोटल हमारा 360 आता है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 360, तो इसमें देख लेंगे आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 360 जो है डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। 36वां क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो इसको आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिए गए चित्र में जो कोण है आपका ए पर 40 डिग्री बना हुआ है, जो त्रिभुज है एक OAB और इसमें कोण ए पर जो है 40 डिग्री है, तब कोण ACB का मान हमें बताना है। तो कोण ACB का मान हमें इस C का मान जो है
बताना है कि कितना होगा। तो आप जानते हैं हमेशा से कि यहाँ पर जो कोण बनता है वो इसका दोगुना बनता है, इतना तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इसका दोगुना बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी आपका जो होगा 40 के बराबर होगा, और 40 80 होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 300 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360, सॉरी 180। चतुर्भुज और त्रिभुज में बोलते बोलते दिमाग खराब हो जाता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है अपन 180 होता है, तो यहाँ पर 40 40 80, तो यहाँ पर 100 बनेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 50। तो सीधा आंसर आ गया हमारा ए। इसमें कितना आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 37। तो 37 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। यदि नहीं बनेगा तो मैं जरूर करा दूंगा आपको। तो आपको ये करने की कोशिश करनी है 37 में क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग भी अपने मतलब दिमाग को शार्प करें। यदि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यदि आपको बन जाता है तो आप क्लियर जो है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको छोड़ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है आप खुद करें। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप पे सिंपल बन जाएगा। उसने बोला है कि द्विविमीय आकृति नहीं है, तो आप जानते हैं द्विविमीय किसे बोलते हैं और त्रिविमीय किसे बोलते हैं। द्विविमीय जिसमें 2 डायमेंशनल हो, त्रिविमीय जिसमें 3 डायमेंशनल हो। तो नहीं है पूछा है, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सी आकृति नहीं है, जो है द्विविमीय। इसके बाद इसमें पूछा है खुले वक्र द्वारा परिभाषित कीजिए। तो इसमें खुला वक्र कौन सा है, तो इनमें आपको दिख रहा है कि कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। इसमें भी आंसर सिंपल सा है। यहाँ पर उसने बताया एक पांसा बोला गया है, तो इस पांसे वाला क्वेश्चन भी आप पे सॉल्व हो जाएगा, आप पढ़िएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। तो 41 क्वेश्चन भी आप पे सॉल्व हो जाएगा। 41 क्वेश्चन जो है हमारा वो है 4 और 2/3 कोण में डिग्रियों की संख्या है। तो 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या हमको बताना है। तो इसके लिए आप बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसा क्वेश्चन बोले हमेशा वैसा करने की कोशिश कीजिए, आपका बन जाएगा। इसने बोला है 4 और 2/3। तो पहले लिखिए आप यहाँ पर, सॉरी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ ताकि यहाँ पर बन जाए डिग्रियों की संख्या 4। उसने बोला 2/3 को हम 2/3, और समकोण बोला है उसने कोण में कि 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या 90 डिग्री। तो इसमें कितनी निकलेगी, आपको इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगी। आप यहाँ पर देखेंगे 4 × 4 = 12, ठीक है, और 2 हमारा हो जाएगा 12 और 2 14/3 × 90। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 × 3 = 9, 14 × 14 = 42, 420 डिग्री। तो आपका जो है इसमें 420 डिग्री निकल रहा है। सॉरी मैंने यहाँ पे 14 × 14 = 42, तो यहाँ पर देखेंगे मैंने किससे सॉल्व किया। तो 420 डिग्री जो है आपका निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन में 420 डिग्री कहाँ पर है, ये है आपका ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन है इसका। तो आप उस पर बन जाएंगे पूरे क्वेश्चन जो है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो 37 वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। यदि ना बने तो आप बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्षेत्रमिति। नेक्स्ट सॉरी टॉपिक या आप कह सकते हैं हमारा चैप्टर जो है क्षेत्रमिति का, अध्याय 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा कि फॉर्मूले बनाना। वैसे इसमें तो बहुत ही कम दिया गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत कम दिया गया है, क्षेत्रमिति में ज़्यादा नहीं दिया गया है फॉर्मूले, सीधे सीधे फॉर्मूले दे दिए गए हैं और समझाया कम गया है। और इसके बाद सीधे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और ये क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं। और इसके बाद सीधे लघुत्तम समावर्तक आपका आ जाता है। लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर आ जाता है। तो एलसीएम एचसीएफ तो मैं बना चुका हूँ, वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। लेकिन इस पर क्षेत्रमिति पर जो है आपकी बनने वाली है। तो इसमें जो है मैंने बोला था फॉर्मूले बनाना सीखेंगे हम। एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को जोड़ेंगे ताकि आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े, तो आप फॉर्मूले बनाना सीख जाएं। तो क्षेत्रमिति के पहले हम फॉर्मूले देखेंगे, सिंपल से सारे फॉर्मूले को समझेंगे। और उसके बाद जो है सीधे जैसे यहाँ पर जो है सिर्फ फॉर्मूले दिए गए हैं, आयत वर्ग फिगर के जरिए जो समझा नहीं गए, समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज का, और वृत्त के दिए गए कि नहीं वृत्त के, हाँ वृत्त के भी हैं। तो एक सीधे सीधे फॉर्मूले दिए गए हैं और फिर सीधा क्वेश्चन। तो यहाँ पे फॉर्मूले जो है आपको रटने पड़ेंगे। यदि मैं सीधे सीधे फॉर्मूले बता दूंगा और समझाऊंगा नहीं कि कैसे ये फॉर्मूले बने हैं, तो पहले हम जो है फॉर्मूलों को समझेंगे, बनाएंगे, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारी क्षेत्रमिति होगी, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ पर जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ। उसके क्वेश्चन भी, यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको इसके क्वेश्चन
आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो कहीं पे कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपनी जो है सलाह यदि देना चाहते हैं, कुछ भी यदि आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दीजिएगा। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट करें और मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, बताएं आपकी मेरे से क्या गलती हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। और तो इस प्रकार से आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए मेरे चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।